In our first part of this lecture, we discussed about some examples related to how to solve or how to identify swing bus, load bus or generator bus in a power system, or what will be the known quantities or what are the unknown quantities, or how to find a admittance matrix. In this example, actually we have three examples. The first one was just to identify the known and unknown quantities. Similarly, in this second example, we have not only to just identify the known and unknown quantity, we have to first make some impedance matrix, and similarly then we have to derive some equation to find some voltages. पहले पार्ट में हमने सिंपल था कि हमारे पास क्या था कि हम एक एग्जांपल था जिसमें हमने सिंपली जो है वो फाइंड करना था कि कौन सी वैल्यूज जो है नोन है, अननोन है, या किस रो में क्या वैल्यूज आएगी। सही है जी। इस एग्जांपल में हमने इक्वेशन भी डिराइव करना है, या किस इक्वेशन से हम वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास जो इम्पीडेंस मैट्रिक्स है वो किस तरीके से बनेगा। सही है जी। तो ये उसी जो है लेक्चर का दूसरा पार्ट है। सही है जी। तो इस केस में आप देखते हैं कि हमारे पास कोई सिंपल पावर सिस्टम है। सही है जी। द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल इज वी हैव अ सिंपल पावर सिस्टम विद 4 buses, 5 transmission lines, 1 generator and 3 लोड। सही है जी। 3 लोड्स हैं और इसी तरीके से जो है हमारे पास जो है वो 4 बसेस हैं, 5 जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं। और अच्छा, अगर ये सिनेरियो है, सही है जी, तो इस सिनेरियो में हमने क्या करना है, उसमें हम सिंपली फर्स्ट वी डिफाइन कि हमारे पास कौन कौन से बसेस हैं। सही है जी। तो ये जनरेटर बस है और बाकी जो 3 बसेस हैं वो लोड बसेस हैं। सही है जी। उसके बाद ये है कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। सही है। इसी एग्जांपल में हमें वैल्यूज गिवन है। हमें वैल्यूज क्या गिवन है कि जो जनरेटर 1 है, सही है जी, जो बस 1 और 2 के दरमियान जो इम्पीडेंस है पर यूनिट में वो 0.1 और प्लस J4 है। सही है जी। यहाँ पे जो आपके पास जो इम्पीडेंस है, यहाँ पे ये आपके पास कितना है, ये एक इसको मार्क भी कर देता हूं। यहां पे जो हमारे पास इम्पीडेंस है इस एरिया में, ये आपके पास क्या है जी, इसकी वैल्यू आपके पास है जी 0.1 और इसी तरीके से प्लस J.4। सही है। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा इम्पीडेंस है वो आपके पास बिटवीन 2 and 3, जो 2 और 3 का जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया में कितना है, इस एरिया में 0.1 J.4। सही है। और इसी तरीके से आपके पास बिटवीन 3 and 4 भी यही है और 4 और 1 भी यही है। कुछ वैल्यूज गिवन है। सही है जी। बिटवीन 4 and 1 एंड सिमिलरली बिटवीन 4 and 1 एंड बिटवीन 3 and 4। अच्छा, फिर उसके बाद ये आप जो सीरीज देख रहे हैं ये सिंपली क्या है जी, वी हैव कन्वर्टेड द Z इनटू Y। सही है जी। Z को Y में कन्वर्ट किया गया है। कैसे किया है कि Y इज इक्वल टू 1/Z। सही है जी। तो 1/Z है, तो यहां से हमने इसको कन्वर्ट किया है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है जी, इसके बाद हमने जो है वो मैट्रिक्स बनाना है, वाई बस मैट्रिक्स हमने बनानी है। सही है जी। तो वाई बस मैट्रिक्स हमारे पास कहाँ से आएगा। सही है जी। तो सिंपल है जी, आपको हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो वाई बस मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो है डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसी तरीके से ऑफ डायगोनल जो है वो एलिमेंट्स हैं। सही है जी। जो हमारे पास डायगोनल में है, जैसे आपके पास ये है y11 है, या इसी तरीके से y22 है, या इसी तरीके से y जो है वो 33 है, या y44 है। सही है जी। ये जो 4 क्वांटिटीज हैं इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनको ये ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो डायगोनल में जो है आपके पास क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, ये जो 4 क्वांटिटीज हैं, अच्छा, इनकी वैल्यूज कहाँ से आ गई है। इनकी वैल्यूज ये है कि जैसे अभी आपके पास ये पहली वैल्यू है। सही है जी। y11 की, तो y11 में क्या है जी, जितने भी इम्पीडेंस 1 के साथ एसोसिएट है, तो 1 के साथ एसोसिएटेड कौन सी है, एक ये वैल्यू है
और इसी तरीके से आपके पास एक ये वैल्यू है। सो वी जस्ट सिंपली एडेड दीज टू वैल्यूज। सही है जी। अच्छा, इसके बाद फिर है y12 है। सही है जी। y12 की जो वैल्यू है वो आपके पास ये वैल्यू है। y12 की जो y और 2 के दरमियान की जो वैल्यू है और उसके साथ सिंपली हमने माइनस कर दिया। सही है जी। अच्छा, इसके बाद फिर है y213। सही है जी। देयर इज नो connection between 1 and 3, direct connection between 1 and 3, so here we have 0, and similarly y14। सही है जी। between 1 and 4 ये आपके पास और माइनस साइन के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, ये तो हुए हमारे पास y के एलिमेंट, y1 के। इसी तरीके से y21 के अगर हम देखते हैं, या y22 के, या y3 के, या y34 के, तो वो भी आपके पास सिंपल है। जैसे यहाँ पे वैल्यू है तो ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है y21 की ये वैल्यू। सही है जी, विद माइनस साइन। इसी तरीके से y22 इज अगेन जितने भी आपके पास इम्पीडेंस एसोसिएट है। सही है जी। तो एक्चुअली आपने इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, तीनों टर्म्स को जो है वो ऐड कर दिया। सही है जी। तीनों को आपने ऐड कर दिया। तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से y23, सो y2 और 3, तो ये वैल्यू विद सम माइनस साइन। और इसी तरीके से आपने फिर क्या किया, y जो हमारे पास 4-1 है, या 4-2 है, या 4-3 है, और 4-4, यहाँ पे भी हमने 4-4 में ये वैल्यू और इसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज जो है वो क्या कर दी, बिटवीन 1-4 इन चार वैल्यूज के साथ एसोसिएट है, इस वैल्यू के साथ और इसी तरीके से इस वैल्यू के साथ। तो तीनों को हमने जो है वो क्या कर लिया, ऐड कर लिया। वी जस्ट एडेड दीज 3 वैल्यूज। सही है जी। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है जी, इसके बाद हमने करना है कि अगर हम इसको जर्नलाइज करते हैं, सही है जी, तो हम क्या कह सकते हैं कि y बस जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स है इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज के साथ और इसी तरीके से, तो ये हमारे पास इक्वल होगा करंट के। जो सिंपल हमारे पास रिलेशन है कि V इज इक्वल टू आई आर, या I इज इक्वल टू V बाई R, और इसी तरीके से RV बाई Z, और उसको हम सिंपली क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि 1/z इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे हमने उसको जस्ट हाईलाइट किया। इसी तरीके से अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये जितना भी y बस का मैट्रिक्स है इसको हम लिख सकते हैं इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। जो v बस जो है, v बस का क्या आएगा, n×1 मैट्रिक्स होगा। सही है जी। वोल्टेजेस उसमें गिवन होगी, जैसे v1 की कुछ वैल्यूज हैं, इसी तरीके से v2 की है, और इसी तरीके से v3 v4, और ये सारे आपके पास इक्वल होंगे। किस चीज़ के इक्वल होंगे, i1 i2 i3 और i4 के। सही है जी। अच्छा, इसके बाद आप इसमें से कोई भी क्वांटिटी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट सम क्वांटिटी, सही है जी, आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं i2 को। सही है जी। यू फॉर एग्जांपल यू वांट टू कैलकुलेट i2, तो i2 को आप सिंपली कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट i2 जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग these terms with respective voltages। सही है जी। तो I2 असल में आपके पास किस चीज की इक्वल आएगा, I2 आपके पास इक्वल होगा, ये जो आपके पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये प्रोडक्ट होगा आपके पास V1 का इंटू V21। सही है जी। इसी तरीके से आपके पास V2 इंटू V22, और इसी तरीके से V3 इंटू V23, और आपके पास होगा V24 इंटू V4। सही है जी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकती हैं, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 और I4 just by multiplying the voltages with respective row of their admittance। सही है जी।
अच्छा, ये आपके पास हो गई कुछ टर्म। अच्छा, यहीं पे यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मैंने फिर यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन लिख ली कि y जो है कुछ डायगोनल एलिमेंट्स हैं और किसी तरीके कुछ ऑफ डायगोनल है। तो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, काफ़ी मरतबा इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने वो टर्म्स भी जो है वो थोड़े से आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। और इसी तरीके से इसको हम सिंपली ये जो मैंने रेड कलर से शो किए, इसको अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, V12 into y21 into v1 plus y22 into v2 and similarly y23 into v3 and y24 into v4 is equal to i2। सही है जी। यहां से हमने जो है उसको क्या किया, हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द पावर, सही है जी, तो हमारे पास जो है वो क्या है, इस इज इक्वल टू वी आई या आई कंजुगेट या वी, सिंपली अगर हम उसको कहना चाहते हैं कि इस हमारे पास प्रोडक्ट है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट है जी वी और आई का। सही है, तो हमारे पास v और i का प्रोडक्ट है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो s है वो असल में कुछ एक्टिव पावर है, कुछ रिएक्टिव पावर है। सही है जी, कुछ रियल पावर है और इसी तरीके से कुछ आपके पास जो है वो रिएक्टिव पावर है। अच्छा, इसके बाद आप इसको सिंपली ये करना चाह रहे हैं कि आप अगर पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एसोसिएटेड विद I2 करंट, सही है जी, तो वो आपके पास कितना होगा, P2 प्लस J इंटू Q2। सिमिलरली फॉर I3 हमारे पास क्या होगा, V3 इंटू I3 इज इक्वल टू P3 प्लस J Q3। सिंपल जो है, सिंपल सी बात है कि आप जिस भी जो है वो नंबर का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। या अगर आप इससे करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली क्या होगा, ये जो टर्म है इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर लें। सही है जी। अच्छा, यहाँ पे आपने जब शिफ्ट किया तो आपने क्या किया, यू शिफ्टेड इट, या आप इसको कंजुगेट को सिंपल करते हैं, V2 को आपने कंजुगेट के साथ कर लिया। अच्छा, एक जहन में ये है कि ये हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम जो है हमने पहले सिंपल था कि हमारे पास एक सिस्टम था, अननोन नोन क्वांटिटीज कैलकुलेट की। अभी ये है कि हम रिलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा उसमें हम रियल टाइम में देखेंगे भी कि ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में डाल के किस तरीके से हम जो है एक्चुअल वैल्यूज जो है वो हासिल कर सकते हैं। सही है जी। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशंस जो है वो हम डिराइव कर रहे हैं, या वी आर गेटिंग द इक्वेशंस, और जो हमारे पास नेक्स्ट होगा उसमें फिर हम उसमें वैल्यूज भी जो है वो हासिल कर लेंगे। सही है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है जी, ये हम ऑलरेडी मैट्रिक्स में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो आपके पास V21 V1, इसी तरीके से V22 इंटू V2। सही है जी, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया है। या आप सिंपली ये कर सकते हैं कि यू जस्ट रिप्लेस I2 विद इट्स वैल्यूज। सही है जी, जो प्रीवियसली आपने डिराइव किए हैं, वट एवर वैल्यूज यू हैव डिराइव, जस्ट रिप्लेस I2 विद दैट वन। सही है जी। तो आप इसको सिंपली क्या करते हैं, आप उसको जो है ये वैल्यूज जो है वो आप डिराइव कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हियर if you want to calculate V2, सही है जी, you want to calculate V2, what you are going to do, you just replace, shift the V2 here, and similarly or if you want to calculate the V2, you just replace and you get, for example here is V2, so you just replace all the other quantities here and divide it by V22, and similarly you can get some value for V2. Now what will be the real time values for this? If you want to estimate this value, you have so many equation. In this equation you have a large number of quantities, you have to multiply all them, you have to multiply. So to make it simple, what we are going to do, we have to just use some method to solve this equation. Like we derive some equation to solve voltage problem or to find any voltage in a power system. सॉल्व, अभी हम ये है हमारे पास इक्वेशन तो आया है। सही है जी। अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ये है कि हमारे पास कुछ आइट्रेशन मेथड्स हैं।
सही है जी। उन आइटरेशन मेथड से हम इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास एक मेथड है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि इस मेथड को हम क्या कहते हैं, गॉस सीडल मेथड कहते हैं। सही है जी, गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड कहते हैं। ये आपके पास एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें क्या है जी, इसमें आप ये है कि आपको मैं सिंपल करके पहले यहाँ पे भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी हमारी वीडियो रिकॉर्ड होगी, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा उसमें आप देख भी सकेंगे। इसमें हम सिंपली ये कर देते हैं कि हम एक इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं और फिर उसको बार बार रिप्लेस करते हैं यहाँ तक कि कुछ हमारे पास वैल्यू में चेंज नहीं आती। एंड जब when we get some constant value or when we get some value that is not going to change, हम उसको क्या कहते हैं, we call this that this will be the final solution। सही है जी। और ये मेथड इसमें चूंकि हम आइट्रेशन करते हैं, सही है जी, तो हम इस वजह से इसको आइट्रेटिव मेथड कहते हैं, तो गॉस सीडल आइट्रेटिव मेथड। सही है जी, ये इस टेक्निक का नाम है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इस टेक्निक को भी सॉल्व करेंगे। सही है जी। दो एग्जाम्पल्स हुए, पहले में आपने क्या किया, पहले एग्जाम्पल में you just find the matrix and you come to know what are the known quantities and what are the unknown quantities. Here you find some equation. If you have some unknown quantities, how you are going to solve these quantities। सही है जी। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस